हियरिंग इम्पेयरमेंट चल रहा था अपना, श्रवण बाधित था टॉपिक। उस दिन बच्चे कम आए थे, लेकिन अपन इसको रिपीट नहीं करेंगे बेटा, फिर आज का पूरा उसी में चला जाएगा ना टाइम। मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, पढ़ लेना, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है ना इसलिए। देखो, श्रवण बाधिता, हियरिंग इम्पेयरमेंट, जब हम एक दूसरे को समझते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं एक भाषा के माध्यम से, सामने वाला हमसे प्रश्न कर रहा है, लेकिन प्रश्न कर रहा है तो भाषा का प्रयोग कर रहा है ना बोलने के लिए। तो जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की भाषा को समझ नहीं पाता है, उसको सुनने में असमर्थ होता है, उसे समझ में नहीं आता है, ऐसे बच्चे को हम क्या कह सकते हैं? श्रवण बाधित बच्चा कह सकते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे रहा। देखो, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे को बिल्कुल सुनाई नहीं देता। इसमें क्या होता है, वो आगे इसमें जो प्रकार बताए ना उसमें आ जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे को कम सुनाई देना, कम सुनाई देगा तो हम जोर से बोलेंगे ना। हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे को कम सुनाई देना, बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, तो भी वो आंसर नहीं दे पाता है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की कही हुई बातों को समझ नहीं पाता है, दूसरे के कहे हुए प्रश्न को वो आंसर नहीं दे पाता है, तो वो क्या है? श्रवण बाधित बच्चा है। तो ये तो इसकी अर्थ था। फिर इसकी कोई भी आप दो परिभाषा याद कर लीजिए, कोई भी हो सकती है। फिर मैंने इसके प्रकार बताए थे कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके प्रकार, इसमें आपके दो प्रकार आए थे। एक आता है पूर्ण बहरे, कंप्लीट डीफ, और एक आता है आंशिक बहरे, पर्चुअली डीफ। देखो, पूर्ण बहरे, इसमें तो क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म से ही बहरा होता है, यानी कि उसको जन्म से ही सुनाई नहीं देता। उसको हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट डीफ है ये, इसको शुरू से ही। मैम ऐसा क्यों होता है मैम? बेटा ये इसके कारण भी आएंगे आगे, अभी बताती हूँ आपको इसके कारण। मैंने करवा दिए थे, शायद आपने क्लास अटेंड नहीं की थी, मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि श्रवण बाधित क्या होता है। अब इसके प्रकार आ रहे हैं। देखो, पूर्ण ओके। बहरे, इसमें क्या होता है कि बच्चा या तो जन्म से बहरा होता है, यानी कि जन्म से ही वो बहरा है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, या फिर बच्चा जन्म के बाद किसी दुर्घटना से, कहते हैं चोट लग जाती है, या फिर उसके साथ हादसा हो जाता है जिससे भी वो पूर्ण बहरा हो जाता है, यानी कि उसको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता। ये तो आप क्या आ जाते हैं? पूर्ण बहरे में। इसका दूसरा प्रकार जो बताया गया है वो बताया गया है आंशिक बहरे। आंशिक बहरे जो है, इन्होंने आगे पांच पांच प्रकार बताए कि आंशिक बहरे में कौन कौन आते हैं। आपके यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, एक सारणी बनी हुई है, उसमें पांच प्रकार बताए गए हैं। इसमें देखो, डेसिबल, डेसिबल का यूज किया गया है। डेसिबल क्या होता है? एक ध्वनि जो होती है ना, वॉइस, जिसको हम आवाज कहते हैं, साउंड आता है, ये एक अपनी ध्वनि को मापने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं वो होता है डेसिबल, उसको डेसिबल बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट में जो बताया है, आंशिक बहरे में जो फर्स्ट है आपकी बुक्स में, उसमें बता रखा है कि बिल्कुल कम श्रवण बाधित, माइल्ड हियरिंग लॉस। इसमें क्या कहते हैं? इसमें देखो 30, हम जितना डेसिबल का नुकसान होगा, यानी कि डेसिबल जो है, जैसे 20 से 30 है, फिर 40 से 60 है, फिर 70 से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। उसमें क्या होता है कि इसमें जितना नुकसान होता है डेसिबल का, उतना ही बच्चे को आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे बिल्कुल कम श्रवण बाधित, इसमें देखो 20 से 30 डेसिबल का ही नुकसान हो रहा है, यानी कि 20 से 30 कम है ना। तो ये बच्चा, ये कह सकते हैं कि इसको अगर थोड़ा सा पास से बोलेंगे हम, आमने सामने, एक सामान्य बच्चा कह सकते हैं, जिसको हम तेज बोलते हैं तो उसको सुनाई देगा, ठीक है, साफ सुनाई नहीं देगा लेकिन उसको सुनाई देगा। क्योंकि उसमें जो डेसिबल है वो उसमें 20 से 30 तक का ही नुकसान हो रहा है। फिर आता है कम श्रवण बाधित। इसमें बच्चे का देखो, फर्स्ट वाले में 20 से 30 था, इसमें 30 से 40 हो गया है। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे का 30 से 40 डेसिबल का नुकसान होता है, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को
जो हम बात कर रहे हैं आपस में वो सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे को समझ में नहीं आता है। इसके लिए वो जो मशीन होती है ना, कान की मशीन होती है, उनका प्रयोग करता है समझने के लिए, सुनने के लिए। फिर आता है अधिक श्रवण बाधित, यानी कि मैक्सिमम हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है, इसमें डेसिबल जो है वो 40 से 60 चला जाता है, 40 से 60 चला जाता है। तो इसमें बच्चे को यानी कि सुनने में तो परेशानी बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट वाले में देखो कम परेशानी हो रही है, बच्चा सामने टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा सामने है, तो बच्चे को समझ में आ रहा है, यानी कि सुन सकता है लेकिन कम सुन सकता है, जिसमें 20 से 30 डेसिबल का नुकसान हो रहा है। सेकंड में आपका 30 से 40, जिसमें बच्चे को सुनने के लिए एक मशीन का प्रयोग करना पड़ता है। नंबर 3 में क्या आता है 40 से 60, जिसमें क्या होता है कि 40 से 60 डेसिबल का नुकसान हो रहा है। तो इसमें क्या करता है, बच्चे को समझ में नहीं आती है भाषा, उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, दृश्य सामग्री, यानी कि जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे आपके पिक्चर होती है ना, डायग्राम मान लो आप, उनको फोटो भी दिखाई जाती है साथ में, ताकि बच्चे जो है वो फोटो के माध्यम से पता लग जाए कि हाँ उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा लास्ट के 5 मिनट में मेरे से पूछना, अभी बीच में मत बोलना ना, नहीं तो टॉपिक रह जाएगा। फिर नंबर 4 पे आता है गंभीर श्रवण बाधित, यानी कि डीप मैक्सिमम हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है, इसमें 60 से 75 डेसिबल तक का नुकसान हो जाता है, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसमें बच्चे को हम क्या करेंगे, मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो भी सुनाई नहीं देगा, अगर हम पिक्चर दिखा रहे हैं तो भी बच्चा पजल हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो टीचर होते हैं ना, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो पढ़ाने के साथ साथ बोलने के साथ साथ अपने जो फिंगर है इनका प्रयोग करते हैं, वो टीचर आ जाएंगे, यानी कि प्रशिक्षित टीचर आ जाते हैं, जिनको एक अलग से कोर्स करवाया जाता है इन बच्चों को। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उनको ऊंचा सुनने वाले बच्चे कह देते हैं कि काफी ऊंचा सुनता है, इसको सुनाई नहीं देता। नंबर 5 पे जो लास्ट में आता है उसमें 75 से अधिक डेसिबल हो जाता है, जो ध्वनि की तीव्रता होती है ना, वो 75 डेसिबल से भी आगे चली जाती है। ऐसे बच्चों की शिक्षा में विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसे बच्चों को एक अलग से स्कूल होते हैं, ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चे के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये थे इसके प्रकार। इसके बाद में अब इसके कारण आते हैं कि किस किस कारण से होता है। देखो वंशानुगत, वंशानुगत यानी कि ये दादा से पापा में, पापा से बच्चों में, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं वो होते हैं वंशानुगत, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ये अबू नसर क्या कह रहे हैं बेटा आप? अबू नसर कुछ कह रहे हैं क्या? चलो, इसमें देखो, इसमें जो आपके वंशानुगत होता है वो क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जाना, यानी कि एक से दूसरे में जाना, जैसे मम्मी पापा। मैम मैम साउंड कट कट के आ रही है आपकी। बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, मेरे गले में प्रॉब्लम है आज। नहीं मैम, नेटवर्क का इशू हो सकता है। सबको आ रही है क्या, सबको से सबको नो कट मैम, है? क्लियर आ रही है। तो बेटा ये मैम आपके आपकी नो मैम, क्लियर है आ रही आपकी है, आवाज। तो वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा आपके, नहीं तो यहाँ होती ना तो सब बच्चों के पास ऐसे ही आवाज जाती कट कट के, वो आप जहाँ पे है ना वहाँ प्रॉब्लम है। ओके मैम, ओके। हाँ ध्यान से सुनो। मैम कोई जरूरी तो नहीं है ना कि ये जेनेटिक ही हो? नहीं, आगे देखिए। कोई जरूरी नहीं है ना? नहीं, वंशानुगत में क्या होता है कि जैसे मम्मी पापा है उसमें से अगर एक को ये अपने श्रवण बाधित है, और कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है, या बहरे हैं, तो हो सकता है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी देखो वंशानुगत हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ये वंशानुगत हो सकता है। तो मम्मी पापा से बच्चे में सेम वो ही मतलब हो जाना ना, उसको कहते हैं वंशानुगत, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अभी हमारे ही एग्जांपल देती हूँ, हमारे ही रिलेटिव हैं, तो गूंगा बोलते हैं ना उनको, गूंगा है, गूंगा जो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं वो दोनों, मियाँ बीवी गूंगे हैं वो, लेकिन अभी उनके जो बेबी हुआ है वो बोल सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है। और जो उन मम्मी पापा हैं उसको दोनों ना बोल सकते ना सुन सकते हैं, लेकिन उनका जो बेबी है
वो सुन सकता है, बोल भी सकता है। फिर आता है छूत रोग। कई बार जैसे कई बीमारी ऐसी होती है जो टच में आने से, उसको टच करने से फैलती है, तो ऐसे से भी कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें फैल जाती हैं। दवाई, मैम जैसे कोरोना हो गया ना, हाँ जैसे कोविड काल मान लो, या फिर कई बार ऐसे होता है ना, इन्फ्लुएंजा आपकी बुक्स में दे रखा है, कनफेड है, इन्फ्लुएंजा है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो टच में आने से फैलती हैं। दवाइयाँ, देखो दवाइयाँ जो होती हैं, मेडिसिन होती है, हम ले लेते हैं, लेकिन इसके ये सही तो नहीं रहती ना दवाइयाँ। जैसे अगर प्रेग्नेंट है लेडी, उसको दवाई दी जाए तो बच्चे पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा नशीली दवाइयाँ ले सकते हैं, या ज्यादा दवाइयों का सेवन करना, इससे भी कई बार क्या होता है, आवश्यकता से अधिक, यानी कि अगर हमें जितनी दवाई लेनी है उससे ज्यादा लेते हैं तो भी हमें नुकसान होता है, तो भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुपोषण, कुपोषण देखो, हमें भोजन, हम जो आहार लेते हैं, जो भोजन लेते हैं, उसमें ये मैं फिर से रिपीट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि उस दिन 5 ही बच्चे थे, फिर भी मैं थोड़ा सा, समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आगे का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ये वाला ये मैं करवा चुकी हूँ डीपली। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। जी मैम, आ रही है आवाज, ठीक है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। कुपोषण, देखो कुपोषण इसमें क्या होता है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें हर चीज, हर विटामिन, विटामिन हो, प्रेग्नेंट जो होती है लेडी उसके लिए स्पेशली ध्यान रखा जाता है कि वो कैसा खाना खाएगी। भूखे नहीं रहना, दूध लेना है, एग लेने हैं, हरी सब्जियां लेनी है, चावल लेने हैं, यानी कि अच्छा भोजन करेंगे तो एक अच्छा बच्चा जन्म लेता है, स्वस्थ बच्चा जन्म लेता है। तो स्वस्थ में यही आता है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती सुनने में, देखने में, बोलने में, या उसके वेट में। तो कुपोषण, अगर हम अच्छा भोजन नहीं करते हैं तो ये भी एक हमारे श्रवण बाधिता का कारण बनता है। अगर हम अच्छा आहार नहीं लेते हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी को हम विटामिन, यानी कि विटामिन का ध्यान रखते हैं कि हम ऐसा भोजन दे, जैसे जो कहते हैं तीखे मसाले ना हो। कई लेडीज होती है जो तीखे मसाले ना खाए, शराब ना पिए, सिगरेट ना पिए, ऐसी चीजों का सेवन नहीं कर सकती हैं। ये सबके लिए नहीं है, एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसी लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है, इन चीजों का सेवन करती है, तो बच्चे ऐसी बीमारियों से ग्रस्त ग्रस्त हो जाते हैं। फिर ये कहता है कि जन्म के समय और जन्म के पश्चात, इसमें सेम आ जाएगा कि कई बार क्या होता है कि जन्म के समय, जब बच्चे का जब जन्म होता है तो उस टाइम में क्या होता है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, या तुरंत बच्चे को पीलिया हो जाना, या डिलीवरी के टाइम कोई भी परेशानी आ जाना, इससे भी बच्चे में क्या होता है, इस तरह के, ये ध्वनि श्रवण है या फिर दृष्टि है या श्रवण है, दोनों ही इसमें आ सकते हैं, कोई भी। यही कारण देखो, दृष्टि के भी है और श्रवण के भी है। जन्म के पश्चात, जन्म के पश्चात देखो, जैसे बच्चे को तुरंत, जैसे बेबी जन्म लेता है तो पीलिया हो जाता है, उसका इलाज ना करवाना, उसके कान में जैसे कोई तरल पदार्थ बह रहा है, उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना, काफी टाइम तक ध्यान नहीं देना, फिर ध्यान देना। तो जन्म के पश्चात भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, आफ्टर बर्थ भी हो सकता है ना, वो भी क्या होता है, एक इसी के श्रवण बाधिता के कारण बनते हैं। अब इसकी विशेषताएं आती है बेटा। अभी तक मैंने इतना ही करवाया था, जिस दिन आप नहीं आए थे उस दिन। अब इसकी विशेषताएं करते हैं। देखो, इसकी जो विशेषताएं हैं, बुक्स में से ही करवा रही हूँ आपकी, इसमें से पढ़ लेना आप। आपकी बुक्स में देखो, श्रवण बाधित बालकों की विशेषताएं सेम है जो मैंने आपको ध्वनि वाली करवाई थी, जैसे भाषा और वाणी का विकास, लैंग्वेज एंड स्पीच डेवलपमेंट, भाषा और वाणी का विकास, ये इसकी विशेषताएं करा रही हूँ। सेकंड आती है बौद्धिक योग्यता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक योग्यता। नंबर 3 आता है शैक्षिक उपलब्धि, एकेडमिक अचीवमेंट। नंबर 4 पे आता है सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन। ये आपकी 4 इसकी विशेषताएं हैं। इसमें फर्स्ट आपकी आता है भाषा संबंधी विशेषताएं। देखो भाषा,
भाषा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाषा जो हम बोलते हैं, आपस में हमारा जो संप्रेषण हो रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये एक भाषा ही तो हो गई ना। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो इसकी देखो फर्स्ट जो है भाषा और वाणी का विकास, इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनकी जो भाषा होती है ना, वो अत्यंत प्रभावित होती है। प्रभावित कैसे होती है? उनकी भाषा अत्यंत प्रभावित होती है। देखो वैसे तो ये कमी हो गई बच्चे में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसकी विशेषताएं नहीं होंगी, इसकी विशेषताएं भी है। तो फर्स्ट आपकी हो जाएगी श्रवण बाधित बालकों की भाषा अत्यंत प्रभावित होती है। सेकंड इसमें आ जाएगा भाषा वाले में कि इनको एक ट्रेनिंग दी जाती है ना, एक अलग से टीचर होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, जिनको अलग से एक कोर्स करवाया जाता है। इनको प्रशिक्षण के द्वारा उचित शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये विकास करे या ना करे। हम किसी भी बच्चे को कुछ समझाते हैं, अब आप सभी क्लास लगा रहे हो, कोई जरूरी तो नहीं है सबको समझ में आ रहा है। आप में से कोई एक या दो ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, और वो क्या करेंगे, या तो बुक्स में से पढ़ेंगे या फिर नोट्स होंगे उनके पास खुद के, वहां से पढ़ेंगे। तो वही बात इसमें कह रहे हैं कि इनको प्रशिक्षण के द्वारा अच्छा शिक्षण तो दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि विकास कर सके, या विकास करेंगे या नहीं करेंगे। फिर कहता है कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, इनमें सबसे बड़ी कठिनाई होती है कि वो एक सामान्य बालक के साथ पढ़ते हैं। कहते हैं ना ऊंचा सुनने वाला बच्चा, मान लो आप कि एक ही क्लास में हम दो बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें एक ऐसा बच्चा है जो उस ऊंचा सुन रहा है, और एक ऐसा बच्चा है जो नॉर्मल है अपने साथ अपने जैसा। तो उन दोनों में क्या हो रहा है, दोनों टॉपिक क्या चल रहा है, भाषा और वाणी। तो भाषा और वाणी में यही बात आ रही है कि सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है कि हम दोनों बच्चों को एक साथ बिठा देते हैं। यह भाषा का कम प्रयोग करते हैं। इस तरह के बच्चे कई बार क्या होता है, भाषा का कम प्रयोग करते हैं, यानी कि वो बोल, जब उनको समझ में ही नहीं आएगा तो वो बोल नहीं सकते हैं। सामने वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो क्या करते हैं, ये भाषा का कई बार कम प्रयोग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो प्रशिक्षण जो टीचर पढ़ा रहा है उसके द्वारा इनकी भाषा का विकास भी हो जाता है। देखो आगे आएगा इसमें, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इनको पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, हम इन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। इसी में एक बात आती है कि इनको प्रशिक्षण के द्वारा भाषा का सामान्य विकास किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा, छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, कोई बच्चा, हम बोलते हैं, आप सब टीचर हो ना, छात्र अध्यापक हो आप सभी टीचर बनने वाले हो। आप बोलते हो तो सब आपके चेहरे की तरफ देखेंगे, आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो सभी बच्चे आपके फेस की तरफ देखेंगे। और कई बार अपने जो लिप्स, कहते हैं ना हम बोलते हैं तो हमारा फेस के इंप्रेशन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इससे बच्चा कई बार सीख जाता है कि सामने वाली मैम क्या कहना चाह रहे हैं। या फिर हाथों के हाव भाव, फेस के हाव भाव, बोलने का तरीका, यानी कि उनको लैंग्वेज जो हमारी भाषा नहीं सुनाई दे रही, लेकिन हमारे तरीके से, हमारे हाव भाव से, हाव भाव कह सकते हैं, हमारी जो एक्टिविटी है, हाव भाव है, इनसे बच्चे को समझ में आ जाता है। तो धीरे धीरे भाषा का ज्ञान हो जाता है। अब सिंपली है, देखो इससे समझोगे आप। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन करने के साथ में अगर मैं ऐसे करती हूँ, हाँ ऐसे बोलते हैं ना खड़े हो जाओ, तो आप सुनाइए स्टैंड अप क्या कहते हैं, स्टैंड अप। तो स्टैंड अप में एक भाषा आ रही है स्टैंड अप, लेकिन साथ में देखो मेरे हाथ यूं इशारा भी कर रहे हैं कि आप बताइए। तो बच्चे क्या, कई बार क्या करते हैं, हाव भाव से पता लग जाता है। तो भाषा का तो विकास हो ही गया ना, हाव भाव से उनके दिमाग में क्या बात आई है कि इससे पूछ रहे हैं कि आप खड़े हो जाओ। तो वो बात आ जाती है इसमें कि कई बार बेटा बीच में नहीं बोलना, कई बार प्रशिक्षण के द्वारा क्या होता है कि बच्चे में भाषा का विकास हो जाता है। म्यूट करो बेटा, एक मिनट। इसमें देखो, इसकी नेक्स्ट भाषा में क्या विशेषता है कि इन बच्चों में ये अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, अपने आप को क्लास में एक बच्चा ऐसा है जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा, वो बार बार में वो ही क्वेश्चन रिपीट करवा रहा है टीचर से कि मैम क्या, सर क्या कह रहे हो, सर फिर से बताइए, सर फिर से बताइए। तो कई बार बालकों की अभिवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो अन्य बच्चों के सामने खुद को क्या समझने लग जाते हैं,
कि अयोग्य की शैक्षिक समझते हैं, वो अपने आप को ऐसा समझने लग जाते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बेटा विशेषताएं हैं, एक मैं बता रही हूँ तो सारी एक जैसे लग रही है आपको कि हाँ ये इस पॉइंट का भी यही मतलब है, इसका भी यही मतलब है, लेकिन आप बुक्स में से पढ़ोगे ना तब क्लियर हो जाएगा। ये तो आपका भाषा और वाणी का विकास था। फिर आपके इसमें आता है शैक्षिक बौद्धिक योग्यता। बौद्धिक योग्यता में देखिए कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जो श्रवण बाधित, एक मैं नाम ले रही हूँ लेकिन सबको पता हो जाना चाहिए कि श्रवण बाधित किसे कहते हैं। श्रवण बाधित बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, उसका जो मानसिक विकास होता है माइंड एज के अकॉर्डिंग जो उनका माइंड होना चाहिए वो सामान्य बच्चे की तरह ही होता है, उसको ये कहते हैं कि वो सामान्य बच्चे की तरह ही होगा। श्रवण बाधित बच्चों का मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है। और इन बालकों के जो कार्य, जो बुद्धि से काम करते हैं, जो बौद्धिक कार्य होते हैं, वो भी सामान्य बच्चों की तरह ही होते हैं। अगर उन बच्चों को समझ में आ जाता है कि टीचर क्या कहना चाहता है, तो एक सामान्य बच्चा और एक, उसको ये कह सकते हैं कि ध्वनि बाधित बच्चा है, दोनों को अगर काम समझ में आ जाता है तो दोनों अपना दिमाग लगा के उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि दोनों श्रवण बाधित बच्चे और सामान्य बच्चों का मानसिक विकास जो होता है वो समान होता है, और उनका जो बौद्धिक कार्य करने की क्षमता होती है वो भी समान होती है। और ये चिंतन शक्ति भी समान होती है, सोचने की। जब उनकी बुद्धि काम करेगी तो पहले वो सोचेंगे ना, चिंतन, पहले वो क्या करेंगे, सोचेंगे कि मुझे करना क्या है या कैसे करना है। वो आ जाएगा। देखो इसमें आप ये ले लो, कई बार आपके स्कूल में या कॉलेज में हम कह देते हैं ना कि कुछ ऐसा सामान दे देते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वाला, कि आपको ये टूटा फूटा सामान है, इसका कुछ बनाना है, आपके पास 20 मिनट है, 20 मिनट में आप कुछ भी बना के लाएंगे, ये मटेरियल दे दिया जाता है। कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो कोई और ये कहा जाता है इसमें कोई अच्छी सी चीज बना के लानी है जो यूजफुल हो, जो हमारे काम आए, जो उपयोगी हो, जो हमारे लिए उपयोग कर सके। तो इसमें एक ऐसा बच्चा है जिसको सुनाई दे रहा है, एक ऐसा बच्चा है जिसको कम सुनाई दे रहा है, एक ऐसा बच्चा है जिसको ऊंचा सुनाई दे रहा है, या एक ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा। 5-6 तरह के बच्चे हैं, लेकिन सबको समझ में आ गया, हमने क्वेश्चन सबको सही टाइम पे समझा दिया। और उन 5 के 5 बच्चों को हम क्या कहते हैं कि आपका टाइम स्टार्ट होता है, 20 मिनट है आपके पास, 20 मिनट में आपको ये बना के लेके आना है। तो सबका दिमाग तो एक साथ काम करेगा ना। कोई जरूरी तो नहीं है ना जिसको सुना ही नहीं था लेकिन हमने उसको समझाया है ना, वो ट्रेनिंग टीचर के द्वारा दी है या उनके कान में मशीन है, या हमने इशारा हाव भाव से समझाया है, हमने कैसे भी समझाया है, अगर 20 मिनट हम उसको देते हैं तो 20 मिनट में क्या होता है, बच्चा जो रिजल्ट लेके आता है, तो कोई जरूरी तो नहीं है जिसको सुनाई नहीं दे रहा था उसने काम किया ही नहीं है, या हो सकता है उसने उससे भी बेटर काम किया हो। तो वो ही चीज इसमें कह रहे हैं बौद्धिक में कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनका मानसिक विकास भी सामान्य बालकों के समान ही होता है, और बौद्धिक कार्य भी उनका सामान्य बालकों के समान ही होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि चिंतन शक्ति है, सोचने की शक्ति है, वो भी समान हो सकती है। और यह बालक अशाब्दिक भाषा से बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। देखो अशाब्दिक, जिसमें हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, अशाब्दिक होता है। शाब्दिक होता है जिसमें हम शब्दों का सहारा लेते हैं, अशाब्दिक होता है जिसमें हम इशारे संकेत के माध्यम से समझाया जाता है, किसी डायग्राम के माध्यम से समझाया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे मोनो एक्टिंग होती है ना, मोनो एक्टिंग जिसमें हम बोलते नहीं है लेकिन एक्टिंग करके सामने वाले को हम समझाते हैं, तो वो बात आ जाएगी कि यह बालक अशाब्दिक भाषा से बौद्धिक कार्य करने में सक्षम होता है। यानी कि अशाब्दिक, वो बोलेगा नहीं लेकिन जो कार्य उसको दिया गया है उसको कंप्लीट करेगा। इन बालकों की बौद्धिक अशाब्दिक परीक्षा में इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। जब हम टेस्ट लेते हैं, एक बच्चा ऐसा होता है जो सामान्य है, एक बच्चा ऐसा होता है जो ध्वनि बाधित है। तो हम जब हाव भाव से, ठीक है, अशाब्दिक में बात करते हैं तो उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, उनका एक ऐसा टीचर होता है जो उनको सब चीजें बताता है।
हम जब उनका टेस्ट लेते हैं तो हमारे जैसे बच्चों को हम साथ में या एक सामान्य बच्चों को साथ में बिठाते हैं, तो उसमें फर्स्ट कौन आएगा? जो अशाब्दिक यानी कि जो ध्वनि बाधित है, सॉरी जो श्रवण बाधित है, जिसको सुनाई नहीं देता है वो बच्चा, क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है, वो हाव भाव को, संकेत को जल्दी कैच करेगा। जो बच्चा एक सामान्य है वो कोशिश करेगा कि बोले, हमें समझाए, या गलत भी बता सकता है कि आप ये कहना चाहते हो। लेकिन जो आपने उसमें नहीं देखा, फिल्म में या किसी सीरियल में नहीं देखते कि जिसको सुनाई नहीं देता या गूंगा होता है उसको एक एक्सपर्ट बुलाते हैं, वो हाथों से इशारा करता है, साथ साथ वो बोलता भी है, आंसर भी देता है कि ये कहना चाह रहा है। ये सीआईडी में नहीं होता ऐसे, वो चीज आ जाएगी इसमें। ये इसका बौद्धिक बौद्धिक योग्यता हो गई। अब आता है शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि में क्या होता है कि शैक्षिक यानी कि शिक्षा से संबंधित, इसमें क्या कहेगा कि इन बच्चों का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है। देखो अभी जो आया था ना बौद्धिक में, यानी कि इनकी बुद्धि, चिंतन, वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है परंतु फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धि ऊंची नहीं होती है। जैसे हम कोर्स कर रहे हैं, तो हम वो कोर्स क्या है, एक एक महीने में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, और हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हम स्पोकन इंग्लिश का, मान लीजिए आप स्पोकन इंग्लिश का हम 3 मंथ में, 6 मंथ में कंप्लीट करके हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन इनको, इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है लेकिन फिर भी इनको शैक्षिक उपलब्धि नहीं मिलती है, यानी कि टाइम ज्यादा लगता है इनको। जो कोर्स हम 6 महीने में करेंगे वो साल में करते हैं, ये साल में करते हैं, तो इनका जो शैक्षिक उपलब्धि होती है वो ऊंची नहीं होती है। इन बालकों को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन इनकी भाषा का सही विकास नहीं होता। पढ़ने में प्रॉब्लम होती है लेकिन ये कह सकते हैं कि भाषा में सुधार तो हो जाता है, लेकिन बिल्कुल सुधार नहीं कह सकते कि इनका बिल्कुल सुधार हो जाएगा। इन बालकों की शैक्षिक, इसमें कहता है कि इसमें शैक्षिक उपलब्धि में बच्चों की क्या प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा, कि इनमें एक भाषा, एक शाब्दिक योग्यता नहीं होती है। शाब्दिक योग्यता के लिए जिसमें हम शब्दों का सहारा लेते हैं, इसके लिए उनमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो अशाब्दिक में उच्च होते हैं, अशाब्दिक में वो उच्च होते हैं। ये आपकी हो गई शैक्षिक उपलब्धि। देखो भाषा और वाणी का विकास हो गया, बौद्धिक योग्यता हो गई, शैक्षिक उपलब्धि हो गई। अब आता है आपका सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन। सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन, इसमें देखो व्यवसायिक और सामाजिक, पहले बात आती है सामाजिक, समाज जिसमें हम रहते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, हम भी स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपन ग्रुप बना लेते हैं ना, 2 बच्चे मिलके, 4 बच्चे मिलके, क्यों बनाते हैं? अरे ये तो मेरे जैसा ही है, इसकी भी यही पसंद है, मेरी भी यही पसंद है। यानी कि अपनी अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, जैसे श्रवण बाधित बच्चा है तो वो अगर उसी की क्लास में एक और श्रवण बाधित बच्चा है तो उसके साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा, अन्य बच्चों के मुकाबले उसके साथ ज्यादा टाइम बिताएगा। लंच है उसके साथ करेगा, कोई गेम है उसके साथ बैठेगा, स्कूल आना है उसके साथ आएगा, स्कूल से जाना है उसके साथ जाएगा। या फिर किसी की रुचि समान होती है कि उसको ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, तो उसमें भी क्या करता है बच्चा कि श्रवण बाधित बालक अपने ही समूह में रहना पसंद करते हैं, उनके साथ में रहना पसंद करते हैं, और या फिर उनकी रुचि समान होती है आपस में तो उनके साथ रहना पसंद करते हैं। ये आपके देखो सामाजिक, समाज की बात आ रही है। सामाजिक और व्यवसायिक समायोजन, फिर इसमें क्या कहता है कि संप्रेषण, संप्रेषण की वजह से जो हम आपस में बात कर रहे हैं ना भाषा के माध्यम से, एक आपस में जो संप्रेषण होता है, हम आपस में जो बातचीत करते हैं परिवार को लेके, रिश्तेदारों को लेके, दोस्त को लेके, अड़ोस पड़ोस को, किसी को भी, मान लो आप किसी से भी अगर हम बात करते हैं तो एक संप्रेषण की बात आ जाती है आपस में। जो कांटेक्ट होता है वो किसके माध्यम से हो रहा है, भाषा के माध्यम से हो रहा है। तो ऐसे बच्चों में इनकी समस्याएं होती हैं, यानी कि संप्रेषण की समस्याएं होती हैं ऐसे बच्चों में। तो वो क्या करते हैं, समाज से ज्यादा घुल मिल नहीं पाते, यानी कि समाज से इनका कोई अंत प्रक्रिया नहीं होती है। अब एक बच्चा बहरा है
बहरे की बात आ जाती है इसमें। एक बच्चा बहरा है, वो क्या करेगा? घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर। अगर उसको कुछ रास्ते में, अगर उसको लगता है 5-4 आदमी खड़े हैं बातें कर रहे हैं, लेकिन वो उसके पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं, उसमें संप्रेषण नहीं हो रहा, उसको सुनाई नहीं देगा वो क्या बात कर रहे हैं, इसलिए वो उनको इग्नोर करेगा, वो अपने घर आ जाएगा। तो संप्रेषण की समस्याओं के कारण वो समाज से अंत्यक्रियाएं नहीं कर पाते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि इन बच्चों में भी देखो इच्छाएं होती है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे गेम में जाना है। कोई जरूरी नहीं है ना, ऐसे बच्चे होते हैं वो गेम में नहीं जा सकते, या उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। तो क्या कहते हैं, इन बच्चों की इच्छाएं तो अधिक होती है कि हमें कुछ करना है, लेकिन सामाजिक मान्यता लेकिन इनमें क्या होता है कि समाज के साथ अंत्यक्रिया नहीं होती है, यानी कि आपस में नहीं समझ पाते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, सुन नहीं पाते हैं। इस वजह से उनमें एक हीन भावना आने लग जाती है। वो अपने आप को यूं समझने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि मुझे, मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, मुझे काम क्यों नहीं दे रहे, मुझे हमेशा पीछे क्यों रखते हैं ये, मुझे भी ये काम करना है। इस तरह की बातें उनके मन में आने लग जाती है। फिर आता है इसमें श्रवण बाधित बच्चे जो होते हैं, वो समायोजन में अपने आप स, देखो, सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन, ये अपने आप को समायोजन यानी कि वहां पे एडजस्ट करने में मुश्किल समझते हैं। जैसे व्यावसायिक, अपने व्यवसाय को लेके ले लो, समाज में है या किसी व्यवसाय को है या परिवार में है या कहीं शादी में जाना है, किसी भी चीज में खुद को एडजस्ट करने में, समायोजन करने में अपने आप को वो क्या समझते हैं, थोड़ा सा यूं समझते हैं कि मुझे इसमें मैं समायोजित नहीं हो सकता, यानी कि मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकता। कोई छोटा बच्चा होता है ना, एक छोटा सा बच्चा होता है जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ओके है, वो स्वस्थ बच्चा है, लेकिन फिर भी वो बच्चा सबसे पहले किसकी भाषा समझता है? अपने माँ की, अपने पापा की। फिर धीरे धीरे अपने फैमिली मेंबर की आवाज समझता है, और फैमिली वाले भी उसकी आवाज समझते हैं। छोटा बच्चा जब शुरू करता है बोलना, हम उसे कहीं लेके जाते हैं, तो क्या करेगा? अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो अपनी तरफ देखता है वो, कि वही क्वेश्चन जब हम बच्चे से करते हैं तो आंसर दे देता है। कई बार सामने वाला आंसर करता है, वो बच्चा नहीं दे पाता आंसर। ये उस बच्चे, वो स्वस्थ बच्चा है, सामान्य बच्चा है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की लैंग्वेज समझ रहे हैं। ऐसे ही जो ऐसे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को एक अलग से टीचर दिया जाता है, उनको अलग से स्कूल होता है, और वो उनको ही अच्छे से समझ पाते हैं। बेटा इतना करवा दिया मैंने, अब इतने में किसी को प्रॉब्लम है? जितना मैंने करवाया है, इतने में किसी को प्रॉब्लम है? नो डाउट मैम। मैम एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। ये वाइगोस्की बोलते हैं कि बच्चे समाज से अंतक्रिया करके सीखते हैं। आप जो बता रहे हैं ठीक है सर, मैम आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें कुछ जो मनोवैज्ञानिक है तो बोल रहे हैं कि बच्चे समाज से अंतक्रिया करके ही सीखते हैं। बच्चे समाज से नौकरियां करके सीखते हैं, तो बेटा अभी मैंने जो बताया आपको, वो जैसे छोटा बच्चा होता है वो शुरू से परिवार से सीखना शुरू करता है ना, परिवार से जी जी जी। स्कूल जाएगा, स्कूल से, स्कूल में क्या होता है, एक समाज ही तो बनता है, 2 से अधिक। क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 है, 30 है, 40 है, टीचर है। धीरे धीरे वो समाज